हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इससे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, अभी तक आपने उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है, तो बेटा चैनल पर जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी उन वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप के हेलाइड्स पढ़ेंगे। हेलाइड्स मतलब हेलोजन से बनने वाले कंपाउंड, जिनमें हीटेरो एटम या जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ हेलोजन काम कर रहा है। जो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अगर ये एलिफेटिक हेलाइड है तो इनको हम एल्काइल हेलाइड कहते हैं और आरएक्स से शो करते हैं। अगर ये एरोमेटिक हेलाइड है इनको हम हेलो एरीन्स कहते हैं या एराइल हेलाइड्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर लिखा है, क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा हम और भी हेलाइड पढ़ेंगे और इन हेलाइड को हम क्या करेंगे? क्लासिफाई भी करेंगे। तो हमने हेलाइड को मोनोहेलाइड्स, डाई हेलाइड्स में क्लासिफाई किया है। मोनोहेलाइड जहां पर हेलोजन का एक ही एटम प्रेजेंट है। साथ ही हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। देखिए एल्काइल हेलाइड का जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर Cl डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और एक Cl है, यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है। अगर मैं एराइल हेलाइड की बात करूं, यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखेंगे, निकाल सकते हैं आप, बहुत इजी है ना। बता चुकी हूं, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 सिग्मा और 1 पाई है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 सिग्मा और 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन से जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये हम फर्दर जो एल्काइल हेलाइड हैं उनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर वो कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो अगर एक और एल्काइल ग्रुप से साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम 1 डिग्री हेलाइड कहते हैं। अगर 2 एल्काइल हेलाइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम 2 डिग्री कहते हैं। अगर 2 एल्काइल हेलाइड के साथ जुड़ा हुआ है तो हम 2 डिग्री कहते हैं। मतलब हमें देखना किसको है? हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, हमने उस कार्बन की बात करनी है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी हमने उसी कार्बन की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री कैसे हुआ? ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जो हेलोजन एटम से जुड़ा है, जिसे मैं अल्फा कार्बन भी यहाँ पे बोल सकती हूँ, ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप और जुड़े हुए हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज अ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इन तीनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ऑल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगले टाइप का हेलाइड देखते हैं, ये भी एक मोनोहेलाइड है, एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड कौन से हेलाइड होते हैं? जहां पर ये जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, इस कार्बन के साथ हेलोजन तो जुड़ी हुई है, साथ में इस कार्बन से, इस कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है ना, उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मैं आपको ऐसे बताती हूँ, 1 2, आप कैसे लिखें? 1 2, पहले कार्बन पर हेलोजन, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पर हेलोजन, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होगा। तो इस तरह का जो हेलाइड बनेगा उसको हम एलाइलिक हेलाइड कहेंगे। यहाँ पर भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा दिखाई दे रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बेंजाइलिक हेलाइड को देखते हैं। बेंजीन के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ा है जैसा यहाँ जुड़ा था, बल्कि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है, इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। दिस इज बेंजाइल। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, बेंजीन के साथ जो CH2 ग्रुप होता है इसको हम बेंजाइल कहते हैं। एक वैलेंसी इस पर खाली होती है, ये अल्कोहल भी बना सकता है, बेंजाइलिक अल्कोहल हेलाइड भी बना सकता है, बेंजाइलिक हेलाइड, राइट। तो यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका चेक करोगे तो ये भी sp3 आएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं विनाइलिक हेलाइड की। विनाइलिक हेलाइड में क्या होता है? 1 2,
पहले कार्बन से ही हेलोजन और पहले कार्बन से ही डबल बॉन्ड, इस तरह का अगर आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे, तो वो हैलाइड कैसे होंगे? विनाइलिक हैलाइड होंगे। अगर आपको रिंग में दे दिया, अगर आपको देखिए ये रिंग में दे दिया, आपको पता है कि इसी 1 2 1 कार्बन से ही हेलोजन और 1 कार्बन से ही डबल बॉन्ड, इट मीन्स इट इज अ विनाइलिक हैलाइड। और अगर मैं इस कार्बन का, जो इसका अल्फा कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं, तो यहाँ पर आएगा बेटा sp2। क्या आएगा यहाँ पर? sp2 आएगा। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, एक और एग्जांपल। यहाँ ना लग के डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो, यहाँ ना लग के डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो, तो 1 2 पहले पर हेलोजन और दूसरे पर डबल बॉन्ड, पहले पर हेलोजन दूसरे पर डबल बॉन्ड, तो ये एलाइलिक हो जाता। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता? एलाइलिक का एग्जाम्पल हो जाता। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि जो एराइल हैलाइड है और जो विनाइल हैलाइड है, दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके अलावा जो हमारे सिंपल एल्काइल हैलाइड हैं, एलाइलिक हैलाइड हैं और बेंजाइलिक हैलाइड हैं, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम डाई हैलाइड कंपाउंड देखते हैं। डाई हैलाइड यानी कि दो हेलोजन कंपाउंड, दोनों हेलोजन कंपाउंड अगर सेम कार्बन के ऊपर जुड़े हों, एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हों, तो इस तरह के हैलाइड्स को हम जेम डाई हैलाइड्स कह सकते हैं। आपको पता है जेम माने, जेम जो आप खाते हो, जेम माने क्या होता है? चिपचिपा होता है ना, वो एक जगह चिपक गए दोनों सीएल, इस तरह से आप मान सकते हो। तो इनको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम विसिनल डाई हैलाइड्स कहते हैं। विसिनल माने होता है एडजेसेंट, विसिनल का जो मीनिंग है दैट इज एडजेसेंट, राइट। इनका अगर नाम देखा जाए तो हम इनको जेम और विसिनल तो कहते ही हैं, इसके अलावा हम इसको कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। दो कार्बन थे इसलिए मैंने इथाइलिडीन लिखा है यहाँ पे। नॉर्मल इसका नाम क्या होगा? एल्काइलिडीन हैलाइड, है ना। यहाँ पर जो ईन है ना, ये जो दो कार्बन को, जो दो हेलोजन को शो कर रहा है, वो इथाइल के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसका नाम होगा इथाइलिन डाई क्लोराइड। और अगर 3 की 4 की चेन है तो जनरल नेम क्या होगा? एल्काइलिन डाई हैलाइड, राइट। उसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग यहाँ बहुत आसान है। क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होते हैं वो प्रीफिक्स की तरह यहाँ पर यूज होते हैं, कभी भी सफिक्स में नहीं आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 3 कार्बन की चेन है और हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रॉप, ठीक है। रूट वर्ड प्रॉप होगा, 1 डिग्री सफिक्स एन होगा, तो प्रोपेन नाम हो गया इसका। और जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 1 कार्बन पर है तो नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1 क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो, क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो। अगर ये 2 नंबर पे जुड़ा होता तो हम इसको 2 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं, ठीक है। अब अगर रिंग में इस तरह से 2 Cl जुड़ी हुई है तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, या फिर ऑर्थो 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 क्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो पोजीशन हो गई ना, 1 2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, राइट। ये इसका IUPAC नेम होगा। तो IUPAC नेम बहुत इजी है, आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की। एल्काइल हैलाइड के अगर नेचर की बात करें बॉन्ड की, तो जो इनका जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर होते हैं। पोलर क्यों होते हैं? देखिए जो R और X, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है और ये जो हेलोजन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जो हेलोजन होते हैं दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेंगे? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। X के ऊपर माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उस पूरे कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, जो हेलोजन वाले कंपाउंड हैं, दीज आर पोलर इन नेचर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हो, यहाँ पर हमने R को सेम रखा है। हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हेलोजन एटम को कंपेयर। तो हेलोजन एटम के जो 17 ग्रुप के ये जो एलिमेंट हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें तो सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नीचे की तरफ चलते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। इसीलिए RI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन RCl, देन RBr, देन RF। बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। जो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है बेटा, वो रिवर्स होता है। ये आपको रिलेशन मालूम है, याद रखनी है।
तो आर आई का जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा था, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, फिर आरसीएल, आरबीआर, देन आरएफ। उसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इंटू डी पर डिपेंड करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पर डिपेंड करेगा और सेपरेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा, चार्ज एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर क्लोरीन आगे निकल जाएगा। याद करेंगे, ये एक एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। आरसीएल का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है, देन आरएफ, देन आरबीआर, देन आरआई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, राइट। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है और उनका मोलर मास क्या है। तो अगर हमने आर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जैसे जैसे आप हेलोजन एटम का मास बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे मास ऑफ एक्स बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन आरसीएल, देन आरबीआर। नेक्स्ट, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। कम सरफेस एरिया होगा तो उसको वोलेटाइल करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होगी और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ब्यूटेन लिया है और ये आइसोप्रोपेन है। आइसोप्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन में क्या हो रहा है, या फिर आप इसको 2-मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन में ये एकदम स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, इसीलिए नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आइसोप्रोपेन के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और एल्केन की। तो अगर हेलो एल्केन और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाए, तो बेटा हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू एल्केन, क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं उन सब में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है सारे कार्बन की, कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बेटा कोई पोलैरिटी नहीं आती मॉलिक्यूल के अंदर, कोई डाइपोल डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन यहाँ पर होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। पॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। तो दीज कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर डेंसिटी देखें तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसीलिए आर आई की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, देन आरबीआर, देन आरसीएल। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन केस ऑफ डाई हेलोजन कंपाउंड जो पैरा होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो बेटा पैरा है वो सिमेट्रिकल होता है नेचर में, लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, तो क्लोज पैकिंग होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनमें, इसीलिए जो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उसके बाद ऑर्थो और उसके बाद मेटा आता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं वो क्या करते हैं, 4 तरह की रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड रिडक्शन विद मेटल। मेटल के साथ भी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, ये मेनली आपको एल्काइल हैलाइड में ही देखने को मिलती है और ये 2 तरह की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 मतलब 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कौन सी रिएक्शन है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि जब हम इसका रेट लिखते हैं ना, रेट लॉ लिखते हैं, तो उसमें केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। रेट इज इक्वल टू KRX, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है किस तरह से हम रेट को लिखते हैं। इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के अंदर जो SN1 टाइप की जो रिएक्शन होती है उनमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो इन रिएक्शन को फेवर करते हैं, क्योंकि वो कार्बोकेटायन को स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने में हेल्प करते हैं।
जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो फेवर करते हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? 3 डिग्री में मिलेगी, उसके बाद 2 डिग्री एंड देन उसके बाद 1 डिग्री। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। होता क्या है SN1 में, जब भी कोई एल्काइल हैलाइड क्या होता है एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी प्रेजेंट होती है तो इसमें से X नेगेटिव निकल जाता है और एक कार्बोकेटाइन बन जाता है, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन। जो ये कार्बोकेटाइन होता है वो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये प्लेनर होता है। प्लेनर होने की वजह से जब ये प्लेन में होता है, अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो वो इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है, मतलब आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में मिक्सचर मिलते हैं आपको कंपाउंड के। क्या मिलते हैं? मिक्सचर मिलते हैं। देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल ने आगे से अटैक किया तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, और अगर पीछे से अटैक किया तो ये कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। क्या होते हैं रेसिमिक मिक्सचर? ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो जब भी ऑप्टिकली एक्टिव आपका एल्काइल हैलाइड होगा और वो SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो वहां आपको क्या मिलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंडिविजुअल आर ऑप्टिकली एक्टिव बट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब SN2 की बात करते हैं। SN2 इज अ बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिक्यूल है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो दो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। SN2 जो रिएक्शन होती है इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो वाया ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ बीच में। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल किसी एल्काइल हैलाइड को अप्रोच करेगा तो एल्काइल हैलाइड में से ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक भी करेगा और एज वेल एज जो लिविंग ग्रुप है, जो आपका हेलोजन है, वो भी निकलने की कोशिश करेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर इस कार्बन के ना लगभग 5 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन वाले हैं, ये बॉन्ड जो हेलोजन के साथ है ये टूटने वाला है, और जो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो बॉन्ड है ये बनने वाला बॉन्ड है। तो ये एक स्टेट बनती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पर बॉन्ड है, तो ये फर्दर टूट जाएगा और आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, और साथ में जो लिविंग ग्रुप है, जो हेलोजन एटम है, वो क्या है बेटा, बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होता है, ऑप्टिकली अगर ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर ये D लेंगे तो आपको मिलने वाला जो कंपाउंड होगा वो L बनेगा। देखो यहाँ पर X, अगर मैं आपको फोटो में दिख रहा है, आपको इसमें दिख रहा है, यहाँ पे जो X है बेटा वो किस साइड जुड़ा हुआ है, राइट साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आने वाला जो नया ग्रुप है वो किस साइड जुड़ा है, वो इसकी बैक साइड जुड़ा है। जैसे छाता नहीं खोल देते, उल्टा हो जाता है आंधी में, हम छाता खोलते हैं और बहुत तेज हवा चल रही हो तो वो उल्टा हो जाता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखने को मिलती है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इस केस में 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, उसका रीजन ये होता है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर इसमें ग्रुप बल्कि होता जाएगा तो ये बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए जो 1 डिग्री के केस में थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्ट करते हैं, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म यूज करते हैं। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो एल्काइल हैलाइड को हम बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। हम एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन पर अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, फ्री रेडिकल को इनिशिएट करने के लिए यूवी लाइट की जरूरत होगी, या तो एरो के ऊपर यूवी लाइट लिखा हो या H न्यू लिखा हो, और साथ में किसी हेलोजन के साथ हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर बेटा मिक्सचर मिलेगा, आपको मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलेगा। इसीलिए ये बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए होता है तो यहाँ मिक्सचर मिलता है, फिर उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। और देखते हैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। हम एल्कीन से भी बना सकते हैं। एल्कीन पर अगर हम एडिशन करा दें, डबल बॉन्ड पर एडिशन करा दें हम HCl का या फिर HBr का, तो ये जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो आपका रिएजेंट है, आपका रिएजेंट HCl है मान लीजिए, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा
वो कहाँ जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर जुड़ेगा। यानी कि एल्कीन के अंदर जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों की बात हो रही है ना, यहीं पर तो आकर जुड़ेगा। तो जिस इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो Cl कहाँ जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन वाले पे, और आपको क्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा। अगर आप HCl की जगह, HCl और HBr की जगह अगर पूरा आप हेलोजन का मॉलिक्यूल ले ले, कोई X2 ले ले CCl4 की प्रेजेंस में, ये एक अनसैचुरेशन का टेस्ट करने की भी रिएक्शन है। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको यहाँ पर बेटा क्या मिल जाता है, विसिनल हैलाइड मिल जाते हैं, डाई हेलो डेरिवेटिव मिलता है। और ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, क्योंकि जो ब्रोमीन होती है ना, अनसैचुरेशन, जो ब्रोमीन होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, और जब ये रिएक्ट करती है यहाँ पे, जब हम किसी एल्कीन के अंदर डालते हैं तो डीकलराइज हो जाती है। तो ये पता लगता है हमें इस बात का कि जो हमने कंपाउंड लिया हुआ है उसमें क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl से करा दें, अगर हमें क्लोरो कंपाउंड बनाने तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 यहाँ पर क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करने का काम करता है, जो रिएक्शन में बनता है। जितनी आज जल्दी ये वाटर बनेगा उतना फटाफट ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो ROH HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो आपको RCl मिलेगा। तो क्लोरो कंपाउंड तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो ब्रोमो कंपाउंड हम इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि हम HBr के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। HBr क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, तो हमें इसे ड्यूरिंग द रिएक्शन ही प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए ROH की रिएक्शन KBr और H2SO4 के साथ कराई जाएगी। KBr और H2SO4 आपस में मिलकर HBr बनाएंगे। इन सीटू फॉर्मेशन होगा इसका, ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, और फर्दर आपको ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा। अगर आपको आइडो कंपाउंड बनाना है तो आपको Ki और H3PO4 लेना होगा। Ki और H3PO4 इन C2 Hi का फॉर्मेशन करते हैं और आपको यहाँ पर आइडो कंपाउंड मिलेगा। H2SO4 इस रिएक्शन में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, Hi को फटाफट I2 में कन्वर्ट कर देगा और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि H2SO4 हम यहाँ पर क्यों यूज नहीं करते। अच्छा, ROH की रिएक्शन अगर हम ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा दें तो हमें क्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा। पेंटाक्लोराइड से भी हमें क्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बाई प्रोडक्ट याद रखने हैं कि अगर PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो H3PO3 बनता है, और अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिए 5 Cl हैं, 1 3 और 1, ये 5 हो गए ना टोटल। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। SOCl2 के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर RCl मिलता है, SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलती है। ये बेस्ट मेथड होता है एल्काइल क्लोराइड बनाने का, क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl क्या है, गैसियस स्टेट में होने की वजह से फटाफट उड़ जाती है और आपको RCl मिल जाता है। प्योरिफिकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस मेथड को हम डार्जन्स मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डार्जन्स मेथड कहते हैं। अगर आपको ब्रोमो और आइडो कंपाउंड बनाने हैं तो आप क्या करते हो, रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 और I2 डालते हो, क्योंकि जो PCl3 या PBr3 होगा, सॉरी जो PBr3 और Pi3 होगा वो स्टेबल नहीं होते, इसीलिए हम उनको इस तरह से नहीं लेते। हम PBr3 और Pi3 के साथ रिएक्ट नहीं कराते। हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस और Br2 लेंगे, रेड फॉस्फोरस और I2 लेंगे, इन C2 फॉर्मेशन होगा PBr3 का या फिर Pi3 का, और आपको फर्दर ब्रोमो या आइडो कंपाउंड मिल जाएंगे। अगली रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दोनों नेम रिएक्शन है। अगर आप किसी RCl या RBI की रिएक्शन NaI या Ki के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हो तो आपको आइडो कंपाउंड मिलता है। तो आइडो कंपाउंड बनाने की इस रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर आपको फ्लोरो कंपाउंड बनाना है, फ्लोरो कंपाउंड बनाने का ये मेथड होता है, इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम ब्रोमो कंपाउंड को यूज करते हैं, हम कोई एल्काइल ब्रोमाइड का यूज करेंगे और इसके साथ AgF की रिएक्शन करा सकते हैं, Hg2F2 की करा सकते हैं, SbF3 की करा सकते हैं, COF3 की करा सकते हैं, और आपको फ्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। हेलोजन एक्सचेंज में दोनों रिएक्शन आती है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन आइडो कंपाउंड बनाती है और स्वार्ट्स फ्लोरो कंपाउंड बनाती है।
हुंस-डिकर रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं हम एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी Br2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें ब्रोमो कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन एज अ CO2 बाहर निकल गया है, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन होती है ना, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, हमें यहाँ पे कम कार्बन वाला हैलाइड मिलता है कंपैरेटिव टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोएरीन का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, हेलोएरीन बनाने के लिए आप बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हो, बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये जो रिएक्शन होगी बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल आकर Cl पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा और हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगी। इसी तरह हम टॉलिन पर भी अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑर्थो और पैरा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूमीन और पैराक्लोरोटोलिन मिल जाएगा, जहां पर पैराक्लोरोटोलिन क्या होगा, मेजर होगा। दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। एक बार स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स का। देखिए आपको ही पता है कि जो भी लाइट सोर्स होता है, इसमें जो लाइट होती है वो हर एक डायरेक्शन में निकलती है। जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म, एक स्पेशल प्रिज्म होता है, इसमें से पास किया जाता है तो ये एक ही प्लेन में आ जाती है लाइट। ये क्या करता है, जो अलग अलग प्लेन में लाइट जा रही है उसको एक ही प्लेन में अलाइन कर देता है। इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, उनके ऊपर डाला जाए तो वो कंपाउंड इस लाइट को या तो डेविएट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड वो रोटेट कर देंगे इस लाइट को तो हम इसको, इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और लाइट के बिहेवियर को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोशन। और अगर इसको लेफ्ट साइड ये मूव करते हैं तो हम कहते हैं इसको लीवो रोटेटरी कंपाउंड, और इसको स्मॉल n और माइनस से शो करते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल d और पॉजिटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसका डेविएशन हो जाता है, इस एंगल पे इधर हो जाएगा या फिर एक सर्टेन एंगल से राइट साइड पर हो जाएगा। तो ये जो एंगल है जिससे रोटेशन हुआ है, इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसको हम पोलरीमीटर कहते हैं। ठीक है, और जो ये प्लस और माइनस होते हैं, दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर। जो ये D और L है, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। भाई कोई कंपाउंड है वो अगर रोटेट कर रहा है लाइट को D साइड या L साइड, तो जो हमें मिलेंगे ऐसे जो ये कंपाउंड है क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में एक टर्म होती है कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होता है, देखो कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो कार्बन हो उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो और जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर कोई कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस तरह के कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पर जरूरी होता है कि कोई भी सिमेट्री ना हो किसी उस कंपाउंड के अंदर। अगर सिमेट्री नहीं होगी, एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड दिया हुआ और आपसे पूछा हुआ है इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। देखो मैंने स्टार से शो कर दिया है कायरल सेंटर को, वो इसलिए क्योंकि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, जबकि क्या होना चाहिए था, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक Cl, एक CH3 और एक C2H5 है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ एक कायरल सेंटर होगा। ये भी कायरल सेंटर नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये जो अब कंपाउंड है वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल एंड इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का क्या मतलब है, देखिए समझते हैं। ये हमने एक इस कंपाउंड की, जो सेम कंपाउंड था इसकी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई और इस कंपाउंड का जब हमने मिरर इमेज बनाया तो हमें ये मिरर इमेज मिली। अब इस मिरर इमेज को उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ये इसको ऐसा, देखिए ये मेरा थंब इस साइड है, मैं उठाकर इस साइड रख रही हूँ तो थंब ने थंब को ओवरलैप नहीं किया। इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसीलिए ये जो कंपाउंड है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है और कायरलिटी को शो कर रहा है। तो ये जो दोनों इमेज हैं, ये जो ए की इमेज बी बनी है, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन शो करते हैं, इसको हम इनेंशियोमर कहते हैं। आपसे इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जाम में,
तो आपको क्या लिखना है, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनके बीच क्या रिलेशन है कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, बाकी सब कुछ सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम है, केवल इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द पीपीएल वो डिफरेंट है। एक लाइट को अगर राइट साइड घुमाता है तो दूसरा लाइट को लेफ्ट साइड घुमाता है, दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं, उनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। अगला एक डेफिनेशन यहाँ पर आती है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। जब मैंने आपको SN1 कराया वहां पर रेसिमिक मिक्सचर की बात की। देखिए, एक मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंशियोमर, वो मिक्सचर जिसमें 2 एनेंशियोमर्स प्रेजेंट हो इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में 2 एनेंशियोमर्स प्रेजेंट हैं, और जो पूरा मिक्सचर है उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया है, 0। ऐसा कब हुआ कि वो जो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट हैं बेटा, एक एनेंशियोमर राइट साइड में लाइट को घुमा रहा है और एक लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, दोनों का 50-50% आपने मिक्सचर बनाया, एक ने राइट साइड घुमाया 50% ने, 50% ने लेफ्ट साइड घुमाया, तो ओवरऑल कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरह के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये हमने एक कंपाउंड लिया है, अगर इस कंपाउंड पर हम किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को उसी डायरेक्शन से वहीं से ही रिप्लेस करे जहां पर ये लगा हुआ है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड बनेगा। यानी कि अगर ये डी है तो ये भी डी ही बनेगा, अगर ये राइट साइड घुमाने वाला है लाइट को तो ये भी राइट साइड घुमाने वाला होगा। इसे कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा था SN2 में, क्या हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, जिस साइड x लगा है उसके दूसरी साइड आकर y लगे। देखिए, x इस साइड लगा हुआ था, y इस साइड लगे, अगर ये d है तो ये l बने, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर A और B रिटेंशन वाला कंपाउंड और इन्वर्जन वाला कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एक साथ मिक्सचर में प्रेजेंट हो 50-50%, तो जो बनेगा इससे उसे कहते हैं हम रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर। अब हम देख लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। हमने बात की थी कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। मेनली ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर एक्वस KOH रिएक्ट करने के लिए आएगा तो अल्कोहल बनेगा, मॉइस्ट Ag2O के साथ भी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इन situ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, AgOH का इन situ फॉर्मेशन हो जाएगा, जो अल्कोहल बनाने में हेल्प करेगा। अगर हम अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। वहीं पर अगर KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है साइनाइड। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ, जब KCN के साथ करा तो साइनाइड मिला, जब AgCN के साथ किया तो आइसोसाइनाइड मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि AgCN के अंदर बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जब होता है तो ये K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूटता है, तो कार्बन इज अ डोनर एटम, कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट इन द केस ऑफ AgCN कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां पर आयन तो नहीं बनते, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के साइड से एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है। अब अगर हम KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइल नाइट्राइट मिलता है। हमने इथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई तो इथाइल नाइट्राइट मिलेगा, लेकिन अगर AgNO2 के साथ कराएंगे रिएक्शन तो हमें नाइट्रोइथेन मिलता है ना। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आता है, यहाँ पर नाइट्राइट ग्रुप आता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है, जो ये CN है, NC है, NO2 है, ONO है, दीज आर एम्बिडेंटेट लिगेंड है। और ये क्या करते हैं, इनमें जो डोनर एटम होता है वो एक से ज्यादा होते हैं, जो बॉन्डिंग एटम होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। नाइट्रोजन से भी बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड कर सकता है, डिपेंड करता है कि टूट कैसे रहा है रिएक्शन में। तो KNO2 में क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी, जबकि AgNO2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आयंस नहीं बनेंगे, तो नाइट्रोजन की साइड से ही जुड़ेगा, राइट। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा, NaSH के साथ कराएंगे, सोडियम थायो अल्कोहल के साथ कराएंगे तो इथाइल थायो अल्कोहल बनेगा। अगर हम सोडियम एसिटनिलाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये NaBr निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5 बन जाएगा। अगर आप कराते हो किसी भी एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी रिएक्शन में देख रहे हो आप, यहाँ पर Ag रिप्लेस हो रहा है, सोडियम रिप्लेस हो रहा है, सोडियम रिप्लेस हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऑल आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कौन सी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसके बाद अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। जब आप एक्वस KOH लेते हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन जब आप अल्कोहलिक KOH लेते हो तो बेटा ये बेस की तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है, Br एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है और आपको एल्कीन मिल जाती है। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अल्कोहलिक KOH में क्या बनाना है? अल्कोहलिक KOH में क्या बनाना है? एल्कीन। और एक्वस KOH में क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना। याद करेंगे, पानी मिला के पीते हैं अल्कोहल के अंदर तो वो अल्कोहल ही रहेगा, है ना। पानी मिलाकर पीते हैं तो उसको यही कहते हैं ना कि अल्कोहल पी रहे हैं। तो जब आपने पानी वाला KOH डाला तो अल्कोहल ही बनेगा, राइट। लेकिन जब अल्कोहल वाला KOH डाला तो अनस्टेबल हो जाता है। ज्यादा अल्कोहल पीने से क्या हो जाता है? बंदा अनस्टेबल हो जाता है। तो आपने रिएजेंट अगर अल्कोहलिक ले रखा है तो आपका अनसैचुरेटेड, अनस्टेबल, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, एल्कीन बनेगी। अब सोडियम और डाई ईथर के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? इलोंगेशन ऑफ चेन हो जाती है, कार्बन नंबर ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये एक स्पेशल तरह का कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और मेटल का पार्ट भी होता है। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, C2H5 पर नेगेटिव, और Br के ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम RMgX से शो करते हैं, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अल्कोहल मिल जाए, अगर इसको वाटर मिल जाए, अगर इसको अमोनिया मिल जाए तो बेटा ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और RH बना देता है। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा किस कंडीशन में बनाएंगे? एनहाइड्रस कंडीशन में बनाएंगे। अब हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन। हाइड्रोजन निकल के साथ अगर रिडक्शन करा दे जाए तो C2H5Br C2H6 में कन्वर्ट हो गया। जिंक HCl भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो दोनों रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन हुई? हमारी रिडक्शन की रिएक्शन। इसी तरह से अब हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन देखते हैं। देखिए, एराइल हैलाइड में एक ही रिएक्शन आप पढ़ोगे जो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं? डाउस प्रोसेस। दिस इज अ डाउस प्रोसेस। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने सारी रिएक्शन डिस्कस की है इस चैप्टर की। तो डाउस प्रोसेस, क्योंकि ये मुश्किल से होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही बात कर लेते हैं कि रिंग, बेंजीन रिंग में मुश्किल से क्यों होती है। सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है बेटा? रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन कर लेता है। ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये जो बॉन्ड होती है वो छोटी होती है कंपैरेटिव टू दिस RX, है ना। ये बॉन्ड छोटा होता है, ज्यादा करीब होता है Cl, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इस Cl को रिप्लेस करना मुश्किल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से होती है हेलोएरीन में। रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू द रिजोनेंस, ड्यू टू द पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। ये आप सब नोट करेंगे। एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक पढ़ेंगे दैट इज डाउस प्रोसेस, क्योंकि मुश्किल से हो रही है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी 623 केल्विन, और हाई प्रेशर पर होगी 300 ATM। Cl को हटाकर OH आ जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन में 2-3 चीजें और आपको देखनी है कि अगर आपने इस क्लोरोबेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो जो आपकी रिएक्शन की कंडीशन होती है 400 समथिंग 423 केल्विन शायद होता है, उस पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन होनी इजी हो जाएगी। उसका रीजन क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। अगर मैं ये तीनों जगह लगा दूं, यहाँ पर तीनों जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो हल्का सा वार्म करने से ही आपको ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। हल्का सा वार्म करने से ही आपको क्या मिल जाएगा? ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा।
तो ये रिएक्शन मुश्किल ना होकर क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देते हैं, रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्शन जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। चलिए, इसके अलावा जितनी भी रिएक्शन आप देखोगे बेंजीन रिंग में वो कौन सी होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आपको हमने पहले भी बताया है बहुत बार कि रिंग पर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन होगा ऑब्वियसली Cl2, हेलोजिनेशन है एक्चुअली, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आप कुछ भी करा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इट इज अ लेविस एसिड। ये क्या करेगा, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। कौन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ से मिला, Cl2 से बना, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूट गया। क्लोरोबेंजीन मिल गई आपको, डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा, पैरा इज मोर स्टेबल। नाइट्रेशन है, अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दीज आर द रिएजेंट। तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे, ऑर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगी, वेयर पैरा इज अ स्टेबल। सल्फोनेशन कराएंगे, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। इसके बाद अगली रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइलेशन करा रहे हैं, CH3Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और जो कैटलिस्ट है वो एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या काम है इसका, इसका काम होता है बेटा CH3 पॉजिटिव को जनरेट करना, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है इन दिस रिएक्शन। ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा। एसाइलेशन कराएंगे, ये भी फ्रिडल क्राफ्ट का ही पार्ट है। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 रिएजेंट होगा, और इसका क्या काम होगा, ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, वेयर पैरा इज स्टेबल। अब अगर मैग्नीशियम के साथ इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दी जाए तो यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, RMgX ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये आपको किस में बनाना है, एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना है, ईथर की प्रेजेंस में बनाना है। सोडियम और ड्राई ईथर के साथ अगर रिएक्शन करा दे तो जो 2 मोल है एल्काइल हैलाइड के, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के रिएक्ट करके क्या बना देंगे, डाइफिनाइल बना देंगे, और इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिग रिएक्शन। इसका नाम होता है फिटिग रिएक्शन। सारी नेम रिएक्शन इस चैप्टर की करा चुकी हूँ, अलग से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपने CH3Cl ले लिया, एक एराइल हैलाइड ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर टॉलिन मिला, और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन देख लिया आपने, फिटिग रिएक्शन देखी है, वुड्स फिटिग देखी है, फ्रिडल क्राफ्ट देखी है, डाउज प्रोसेस देखी है, वुड्स रिएक्शन देखी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करी है, एलिमिनेशन की बात करी है, और ये सारी रिएक्शन हमारी कौन सी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। लास्ट पोर्शन पॉलीहेलोजन कंपाउंड देख लेते हैं। पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसमें एक, दो से, एक हमने एक वाले पढ़ लिए मोनोहेलोजन, 2 हो गए डाइहेलोजन, 2 से ज्यादा है तो ट्राई टेट्रा, उन सबको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। इसमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन जो होता है इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल, और सॉल्वेंट की तरह भी काम किया जाता है, इसका लिया जाता है। और इसमें आप देख रहे हो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, 2 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर अगला है ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इसका नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं। पहले टाइम में इसको एज एनेस्थीसिया यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको ईथर से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि ये जो ईथर है वो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा मतलब कम टॉक्सिक होता है, ये थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक होता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन में ये यूज होते हैं, फ्रीऑन एज अ रिफ्रिजरेशन में हम यूज करते हैं फ्रीऑन को। मेन चीज़ यहाँ पर क्या याद करनी है आपको, मेन चीज़ आपको याद करनी है कि जो क्लोरोफॉर्म है बेटा, इसको स्टोर किया जाता है अंधेरे में, डार्क कलर की बॉटल्स में, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होकर एक पॉइजनस गैस बना देता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। तो मेन जो अट्रैक्शन है इस पॉलीहेलोजन कंपाउंड को पढ़ने का वो ये फॉस्जीन गैस है। कहाँ से बनती है, क्लोरोफॉर्म से बनती है। रिएक्शन आपको याद करनी है, रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है, और या फिर पूछ लेता है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई आइडोमीथेन CHI3, आपने इसको पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट में पढ़ा हुआ है। पहले ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता था, अब तो इतने अच्छे एंटीसेप्टिक हैं तो
ये इसको हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4। CCl4 को आप जानते हैं एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं हम बहुत सारी रिएक्शंस में, और ये रेफ्रिजरेंट्स बनाने के काम में आता है और प्रोपेलेंट्स की तरह यूज होता है एरोसोल के लिए। फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड होते हैं ये इथेन और मीथेन के। इनमें जो फ्रियॉन 1,2 होता है बेटा, फ्रियॉन 1,2 कहते हैं हम CCl2F2, ये इसका फॉर्मूला है। ये मोस्ट कॉमन फ्रियॉन होता है। ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इसको स्वार्ट्स रिएक्शन से। रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, AC में यूज होता है। और जितने भी ये फ्रियॉन्स होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाते हैं, जो इनसे ये जो गैसेस बाहर निकलती हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर ओजोन का डिप्लीशन कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना फ्रिज और AC थोड़ा सा कम चलाया करो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसको बनाया जाता है क्लोरल से। क्लोरल क्या होता है? एसिटल्डिहाइड में जो CH3CHO है जो उसका फॉर्मूला, उसकी तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर Cl ला जाए तो उसको हम क्लोरल कहते हैं। क्लोरल की रिएक्शन अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन के साथ करा दें तो ये हमें क्या मिल गया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन मिल गया। हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल जुड़े। मैं 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके लिए बना देती हूँ, और यहाँ से पैरा से एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है H2O के फॉर्म में बाहर निकल गई और ये यहाँ से जुड़ गया। देखिए तो ये बन गया DDT। DDT पहले ये मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए, मतलब मॉस्किटो को मारने के लिए, लाइस वगैरह को मारने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन फिर इसको USA ने बैन कर दिया क्योंकि ये हमारी फूड साइकिल में, फूड चेन में एंटर कर गया है ना, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो ये हमने सारे पढ़े यहाँ पर पॉलीहेलोजन कंपाउंड। आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया, हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।